Hello and welcome back to my channel. So this video is for class 7 student, chapter 1 civics. The name of the chapter is on equality. So in this chapter हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में कि इंडिया का जो एक की फीचर है डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के बेसिकली, वो है इक्वालिटी. तो हम इस चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ेंगे. सो दिस चैप्टर बिगेन्स विद द केस स्टडी. एक स्टोरी से ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है. वो स्टोरी किसकी होती है? कांता की और स्टोरी होती है ये. कांता जो है यहाँ पे लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए, ठीक है, और उसके पास एक वोट है. सबके पास एक वोट है और वो देखती है कि जो उसके साहिब होते हैं, जिनके घर में वो काम करती है, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं उसके साथ वोट देने के लिए. तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम सब जो है वो इक्वल हैं. अब उसकी बारी आती है, वो किसको वोट देती है? वो उसको वोट देती है, उस रिप्रेजेंटेटिव को, उस कैंडिडेट को वोट देती है वो, जिसको वो जिसने उसके साथ प्रॉमिस किया कि वो वाटर पाइप जो है वो उसके एरिया में लगाएगा. सेकेंड फेज पे क्या होता है कि कांता जो है वो उसको कहती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आज मैंने एडवांस लेना है अपनी साहिब से, तो फिर उसके बाद मैं उसको दिखाने जाऊँगी. तो जब वो घर जाती है, वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम शाम तक का वेट करो, मैं आऊँगी शाम को, फिर हम चलेंगे. और जाते टाइम वो क्या देखती है कि जो उसकी बस्ती होती है वो कभी भी साफ़ नहीं रही है. और ऐसा पॉसिबल है कि उसकी बेटी गुड़िया को छोड़ के और भी जो बस्ती के बच्चे हैं वो बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि वो साफ़ ही नहीं है. और जहाँ पे गंदगी होती है, बीमारियाँ, तो वहाँ पे ऐसे भाग के आते हैं. तो जब वो जाती है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारा काम कर रही है घर का, एंड देन पेमेंट लेती, एडवांस लेती है. और वो उसकी जो मैम होती है, वो मैडम जो होती है उसकी, वो कहती है कि तुम इसकी आदत में डाल लेना. बोलती नहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल इसकी आदत में डालूँगी. अब शाम को जब वो अपनी बेटी को लेके जाती है, तो जो लाइन उसने वोटिंग वाले समय देखी थी, वही लाइन सेम होती है यहाँ पे. बट उस लाइन में एक डिफरेंस होता है कि वो जो लाइन होती है वो वोटिंग वाली लाइन से बहुत अलग होती है. कैसे? क्योंकि जो वोटिंग वाली लाइन थी उस पर तो हर एक इंसान था, उसके साहब भी थे, उसके जो पड़ोसी हैं सब थे. बट ये जो लाइन अब वो खड़ी थी जिस लाइन में, उस लाइन में कौन था? सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोग. और वो वहाँ खड़ी खड़ी सोचती है कि अगर मेरे जो साहिब हैं उनकी बच्चा बीमार होता तो उनको इतनी बड़ी लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इक्वल राइट टू वोट. सबको हक है वोट देने का. तो स्टोरी शुरू होती है, कांता वोट देने जाती है. बहुत अच्छा लगता है उसको, क्योंकि सारे लोग जो हैं, छोटे लाल, अशोक जैन जो उसके एम्प्लॉयर होते हैं, उसके पड़ोसी, सारे एक समान लाइन में, एक ही लाइन में खड़े होते हैं और वोट देने जाते हैं. और डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया, होता भी ऐसा ही है. सारे एडल्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, अमीर हैं या गरीब हैं, सबको वोट देना है. और सब जो है वो इक्वल है और सबके पास एक ही वोट है. सो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया क्या कहता है, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, जस्ट मार्क दिस वर्ड इन योर बुक. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या कहता है कि वो हर एक अडल्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी वेल्थ क्या है, कौन सी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, उनके पास एक वोट है और सारे इक्वल हैं, सबको वोट देना ही देना है. और कांता बड़ी खुश हो जाती है ये इक्वालिटी देख के कि सबके पास एक वोट है और उनमें से वो भी एक है जो वोट देने जा रही है. अब बाद में जब जैसे जैसे उसका दिन बढ़ता जाता है, उसको कन्फ्यूजन होने लगती है कि जो वो इक्वालिटी सोच रही थी कि हम इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, हमारे साथ भी इक्वल बिहेवियर हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है. अब ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि जो उसने ये सोच लिया कि जो पहले वो सोच रही थी कि उनके साथ भी इक्वल बिहेव हो रहा है, तब उसने सोचा शाम को कि नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं भेदभाव होता है. तो कांता जो है वो इस स्लम में रहती है, उसके घर के सामने से नाले गुजरते हैं, उसकी बेटी बड़ी बीमार है, पर वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसको एडवांस मनी लेनी है. तो सारा काम करके उनके थक के आती है बेचारी, फिर उसको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो जो लाइन होती है वो सुबह की लाइन से टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि उस लाइन में सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं. अब अदर काइंड ऑफ इक्वालिटीज़, क्या सिर्फ वोट जो इक्वालिटी, राइट टू वोट जो है, वही सिर्फ एक इक्वालिटी है, या फिर और भी चीज़ों में समानता होना ज़रूरी होता है?
कांता जो है वो एक ऐसी इंसान है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, और उसको क्या सबको वोट है, हक है वोट देने का। बट जब वो वोट देने जाते हैं तब तो वो सारे इक्वल होते हैं, बट क्या उनका काम एक है? क्या वो एक ही वर्किंग कंडीशन में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कांता गरीब है और जो उसके एम्प्लॉयर हैं उनके घर में वो काम करने जाती है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग बाय रीडिंग दीज टू स्टोरीज। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर गरीब हैं तो ही आपके साथ इनइक्वालिटी होती है। और भी बहुत से वे होते हैं जिससे कभी ना कभी इनइक्वालिटी हो जाती है, आपके साथ मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो दो उन्होंने कहा है कि एग्जांपल्स नीचे उन्होंने दिए हैं। कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो है इंडिया में खासकर वो क्या है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सी इनइक्वालिटी होती है। आपने भी देखा होगा कि रूरल एरिया में तो लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जब तक वो छुआछात ना करें उनका दिन ही नहीं ख़त्म होता। रूरल एरिया में तो ये चीज़ें होती ही होती हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ जो हैं उनमें ये चीज़ें जो है वो होना कम हो गई हैं। बट अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, आप हाईली एजुकेटेड भी हो, बट स्टिल आप अगर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो कि आप छुआछात करते हो, तो वो किसकी गलती है? वो आपकी ही गलती है। आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छुआछात पे विश्वास करते हो, हर एक इंसान को एक समान नहीं मानते हो, तो ये आप एक क्राइम कर रहे हो। अब उन्होंने कहा है कि देखते हैं, ये जो स्टोरी है वो एक दलित बच्चे की है जो स्कूल में पढ़ता है। तो हम देखते हैं अब दलित क्या होता है। दलित जो एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट होती है दलित, ठीक है, जो कि हर टाइम डिस्क्रिमिनेट होती रहती है। अब ये जो कहानी है वो किसकी है? ओम प्रकाश की, जो कि एक दलित है, और उन्होंने बुक लिखी थी जूठन। ये इनकी बुक थी जूठन। इन्होंने बताया उसमें कि ब्रीफली फटाफट से समझते हैं इस स्टोरी को। उन्होंने बताया कि मैं क्लास में सब बच्चों से दूर बैठता था, फ्लोर पे बैठता था, कभी कभी तो मैं बिना मैट के ही बैठ जाता था, डोर के पास बैठता था। सब बच्चों की तरह ऊपर डेस्क पे नहीं बैठता था, क्या पता तब डेस्क नहीं होते होंगे, तो मतलब सब बच्चों के साथ एक लाइन में नहीं बैठता था। और एक बार तो क्या हुआ कि मुझे टीचर ने कहा कि तुम्हें पूरा स्कूल साफ़ करना है, ऑल अलोन, अकेले। प्लेग्राउंड भी साफ़ करना है, और वो प्लेग्राउंड और स्कूल इतना बड़ा था कि आप अकेले बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर सकते। बट वो कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने साफ़ किया। जब वो साफ़ कर रहा था तो पूरा मुंह उसका पानी उसके साथ मिट्टी के साथ भर गया था, उसके मुंह में मिट्टी जा रही थी, बट वो पानी पीने नहीं जा सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है उनकी जूठन। तो उसने कहा कि मैंने पूरे डोर विंडो स्कूल की सारी साफ़ की और मुझे ये 2 दिन तक करना पड़ा। वो तो कुछ नहीं कह सकता था, छोटा बच्चा बेचारा क्या कहेगा। बट उसके पापा जो है वो गुज़र रहे थे साथ, ऐसे निकल रहे होंगे स्कूल से, सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं और जो उनका बेटा है ओम प्रकाश, वो क्या कर रहा है, साफ़ कर रहा है। वो आए, उन्होंने अच्छे से कन्फ्रंट किया टीचर से कि ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाए कि ये तुम क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो वगैरह वगैरह, जैसे पेरेंट्स करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, मेरे बच्चे जैसे और भी बच्चे दलित आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए, और वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। सेकेंड स्टोरी है, एक इंसिडेंट है लार्जर सिटीज़ में जैसा होता है कि मिस्टर और मिसेस अंसारी जो है वो एक मतलब एक रूम रेंट के फ्लैट के लिए जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, फ्लैट उनको लेना होता है फ्लैट, और वो कोई भी मनी पे करने के लिए तैयार होते हैं, और रेंट भी वो दे देंगे, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाते हैं, दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें बहुत सी जगहें दिखाता है, बट कोई नहीं मानता। क्या अलग अलग एक्सक्यूज़ देते हैं सारे कि हमारी बिल्डिंग में सारे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन लोगों को अलाउ नहीं कर सकते। बट उन्होंने तभी देखा था कि नेक्स्ट साथ वाले जो बिल्डिंग है वहाँ पे फ़िश जो है वो बन रही थी, तो उनको पता लग गया कि भाई ये एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। वैसे वो 2-3 बार देखने गए, तो तब भी उन्होंने देखा कि लोग एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, कोई भी तैयार नहीं है उन्हें देने के लिए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेशन दिया कि आप अपना जो सरनेम है वो चेंज करके मिस्टर एंड मिसिस कुमार रख दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्लैट मिले या ना मिले, बट हम अपनी डिग्री कास्ट जो है वो चेंज नहीं करेंगे, अपना सरनेम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। फाइनली 1 महीना लग गया उन्हें ढूंढने के लिए, और उनको मिल गया। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी।
अब आपने जो ये दोनों चीज़ें देखी ऊपर, एक जो है कास्ट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ, सेकंड रिलीजन के बेसिस पे। कास्ट बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, क्या कौन सी कास्ट से हम आते हैं, कौन सा रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आज भी इंडिया में होता है अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने के बाद भी। आदमी हो या औरत हो, डिस्क्रिमिनेशन। आपके घर में भी ऐसा आपने देखा होगा कभी कभी। मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में होता ही होगा, कुछ फैमिलीज़ में होता है 8 बजे के बाद लड़का बाहर जा सकता बट लड़की बाहर नहीं जा सकती। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय। लड़का अपने स्टेट के बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है बट लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती बाहर जाके। ओम प्रकाश और अंसारीज़ के साथ भी ऐसा हुआ, उनके साथ भी कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेट हुआ। और जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस चीज़ से हर्ट हुई। और हम कोई नहीं होते कि किसी की डिग्निटी को हम हर्ट करें, क्योंकि अगर हम किसी की डिग्निटी को हर्ट करेंगे, उनके पास भी राइट है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कास्ट उनकी अगर है। हम कोई नहीं होते कि हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि अगर सेम चीज़ हमारे साथ हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओम प्रकाश के साथ ये स्कूल में हुआ, और अंसारी जो फ्लैट खरीदने गए उनके साथ उनकी डिग्निटी जो है वो उनकी हर्ट हो गई जब उनको कहा कि हम आपको नहीं देंगे फ्लैट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो इस तरीके से उनकी हर्ट हो जाती है जब हम किसी की साथ इक्वल बिहेव करते हैं। फिर अब क्या आपको लगता है कि ये दोनों ऐसे डिज़र्व करते थे ट्रीट होना? बिल्कुल भी नहीं ये डिज़र्व करते थे ऐसे ट्रीट होना। ये क्या कोई भी इंसान, इंडिया की बात छोड़ के किस पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस तरीके का ट्रीट होना डिज़र्व करता हो। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं ये टॉपिक, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है कि एवरी पर्सन एज इक्वल, कंसीडर करता है हर एक पर्सन इक्वल को। इसका मतलब ये है कि जो हर एक इंसान है, क्या उसकी धर्म क्या है उसका, उसकी जात क्या है, वो लड़का है या लड़की है, रंग भेदभाव नहीं होता, सबको इक्वल माना जाता है। बट क्या है, इस आइडिया को लाने के बाद, इक्वालिटी आइडिया को लाने के बाद क्या इनइक्वालिटी नहीं होती? बहुत सी जगहों पे होती है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत से ऐसे प्रोविजंस निकालती है कि वो इनइक्वालिटी जो है वो कम हो। पहला तो है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, सारे जो हैं वो इक्वल है लॉ के आगे, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। प्रेसिडेंट से लेके वो कांता तक, बस्ती वाली कांता तक, सारे इक्वल हैं, सबको लॉज मानने ही मानने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमीरों के लिए अलग लॉ है और गरीबों के लिए अलग नहीं। अगर अमीरों को सज़ा मिलती है चोरी करने के लिए तो गरीबों को भी मिलेगी, गरीबों को अगर जान लेने के लिए सज़ा मिलेगी तो अमीरों को भी मिलेगी। सेकंड नो पर्सन हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट अगर होता है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो जो इंसान उसके साथ ऐसा कर रहा है वो उसको जेल में भी डाल सकता है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ टू एक्सेस, हर एक इंसान के पास हक है कि वो पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जा सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, दुकानों में जा सकता है, खेलने जा सकता है, बाज़ार जा सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। जो अनटचेबिलिटी का आइडिया है, छुआछूत का जो आइडिया है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया है। फिर भी अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो वो एक क्रिमिनल हो जाता है। द 2 ways इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, 2 वे हैं जो गवर्नमेंट इन चारों को देखते हैं कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएं। फर्स्ट, थ्रू लॉ। पहला, लॉ के ज़रिए, कानून के ज़रिए, कि अगर कोई नई इस चीज़ इनको फॉलो करा तो वो क्रिमिनल है, उसको जेल में डाल दो, उसको सज़ा होगी। सेकंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सेकेंडली किसके थ्रू? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज बनाया है कि वो हर एक इंसान को इक्वल समानता देने की कोशिश करता है। बट अगर लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको सू किया जाता है। और गवर्नमेंट ने लॉ के साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोग्राम निकाले हैं, स्कीम्स निकाली हैं, जिससे कि ये जो छुआछूत का एक लोग करते हैं ना, कि छुआछूत करते हैं अभी भी, वो कम हो जाए। तो एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है मिड डे मील स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन और एक जो 1 मार्कर 2 मार्कर में उसमें भी आ सकता है। अब मिड डे मील क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको दोपहर को खाना मिलेगा। कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए।
कंट्री और जो ईयर है वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, कौन सी स्टेट, सॉरी, तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने जो मिड डे स्कीम है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। कब? 2001। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये बाकी भी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ये प्रोग्राम जो है ये क्या करता है, फटाफट से मैं आपको समझाती हूँ। ये प्रोग्राम जो है एक तो इनकरेज करता है बच्चों को आने के लिए स्कूल में। इससे जो बच्चे हैं वो स्कूल आएंगे, और जो बच्चे छुट्टी जब लंच ब्रेक होती थी घर जाते थे तो कुछ बच्चे वापस नहीं आते थे। अगर स्कूल में ही लंच मिलेगा उन्हें तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वापस ना आए। टीचर्स जो हैं वो भी मतलब अच्छे से अभी बच्चों को पढ़ा सकती हैं। पहले अगर बच्चे भी नहीं आते थे तो टीचर भी ऐसे रहती थी कि नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, अटेंडेंस भी अच्छी हो जाती है। और जो बच्चों की मदर है उनको भी अपना काम छोड़ के बच्चों को दोपहर को खाना खिलाने नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, एक सबसे जो बहुत बड़ा एक फ़ायदा इससे होता है ये है कि सारे बच्चे, हर एक जात के बच्चे एक लाइन में बैठ के खाना खाते हैं। सब जो है वो इक्वल, और सबको एक जैसा खाना मिलता है। अगर आज राजमा चावल बने हैं तो सबको राजमा चावल मिलेंगे, अगर आज पिज़्ज़ा दे रहे हैं तो सबको पिज़्ज़ा ही मिलेगा। दलित वुमेन जो हैं वो खाना बनाती हैं। मिड डे मील जो है एक रिड्यूस करता है हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, जो भूखे रहते होंगे, कुछ बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे माँ बाप के पास, उनके बच्चे भूखे रहते होंगे। ये भी जो एक प्रॉब्लम थी कंट्री में, उसको भी ये कम करता है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो जो इक्वालिटी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकें। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द enrollment and attendance of poor children in school, so these contribute to a big difference in a country। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देता है। अच्छे से बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, इनइक्वालिटी भी ख़त्म हो जाती है। बच्चों को भी लगता है कि अगर बच्चे स्कूल से ये इनइक्वालिटी सीख रहे हैं तो बड़े होकर भी तो वो यही करेंगे। अगर स्कूल में ही आपको बताया जाएगा कि सारे इक्वल है, आपने भी अपनी क्लास में देखा होगा, अगर आपकी क्लास में कोई मुसलमान है, अगर कोई लो कास्ट पीपल है, कोई एक बच्चा है, तो वो भी डेस्क पे बैठता होगा आपके साथ। ऐसा तो नहीं है अगर आपको सिखाया जाए कि जो आपके साथ जो दलित का बच्चा है या फिर जो आपकी कास्ट से मैच नहीं होता, कोई शूद्रा का है ऐसे, तो उनको नीचे बिठाना है। तो आप भी यही करोगे घर में जाके। अगर आप देखते हो कि सब इक्वल है तो आपको भी लगेगा कि भाई आपके भी मुस्लिम ऐसे फ्रेंड्स होते होंगे। तो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस एटीट्यूड। बट ये सब होने के बाद भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी फिर भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इवन दो पर्सन आर अवेयर, लोगों को पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट फिर भी वो ऐसा करते हैं। सो दिस इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। तो ये तभी ख़त्म हो पाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर अभी आने वाली जनरेशन कौन है, आप लोग ही तो है ना। अगर आप लोगों को ही बताया जाएगा कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है, आप तो करोगे क्योंकि आपको सिखाया वैसा जा रहा है ना। अगर आपको स्टार्टिंग से ही अवेयर कर दिया जाएगा कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, सारे इक्वल हैं, आप भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करोगे और सारे डिज़र्व करते हैं कि एक जैसा ट्रीट हो उनके साथ। ओके, सो नाउ वी आर हियर इन द सेकेंड लास्ट मे बी टॉपिक, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो क्या ऐसा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होती या फिर सारे इक्वालिटी होती है? तो ऐसा है कि डेमोक्रेसी जो कंट्री है एक, वो फुल्ली तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉज को डिसोबे किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया ही जाता है। तो इंडिया को छोड़ के और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा होता है। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो जहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स, अब अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या होते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन्स मतलब कि जो अफ्रीका से अमेरिका में आए होते हैं उनको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो स्लेव्स थे। तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने से आज तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो किस तरीके से उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है? उन्होंने बताया कि जब भी हम बस में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ तो हमें सबसे पीछे वाली सीट पे बैठना है, और अगर कोई वाइट मैन आ जाता है तो हमें उठ जाना है अपनी सीट से। तो एक लेडी होती हैं रोज़ा पार्क्स, ये भी अफ्रीकन अमेरिकन हो जाती हैं। तो एक बार ना वो बहुत पूरे दिन काम करके थक गई होती हैं और वो जब बस में आती हैं तो वो बैठ जाती हैं। तो एक 1 दिसंबर 1955 की ये बात है। तो एक
वाइट मैन आता है, मतलब अमेरिकन आता है, और वो कहता है कि उठो, वो रिफ्यूज़ कर देती कि मैं नहीं उठूँगी। जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं उठूँगी, वहाँ से ही शुरू हो गए दंगे फसाद। तो वहाँ से लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये हाउ डे हर टू रिफ्यूज़ अस, की उसने हमें कैसे रिफ्यूज़ किया। बट जब से जैसे जैसे वो रिफ्यूज़ करते गए, वैसे वैसे उनको लगता गया कि हाँ, हम मना ही नहीं करते थे तो हमारे साथ ऐसा होता था। अगर मैं आपको रोज़ मारूँ और आप मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं कहो कि तुम मुझे मत मारो, तो मैं तो तुम्हें मारती रहूँगी। मुझे पता है कि अगर मैं इन्हें दबा रही हूँ और ये दब रहे हैं, तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ करना मना किया, रिफ्यूज़ करना मना करना स्टार्ट कर दिया जब उन्होंने, तो सिविल राइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। सिविल राइट एक्ट ऑफ 1965 क्या बताता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो गया है रेस, रीजन, ओरिजिन के बेसिस पे। इट ऑल्सो स्टेट दैट स्कूल विल बी ओपन। तो उसने क्या स्टेट किया, उसने कहा कि जो स्कूल हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए भी खुले हुए हैं अब। नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सेपरेट स्कूल जो है वो खड़ा करें। आप देख रहे हैं ना, पहले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको उठना पड़ता था, उनको पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ता था। जब तक इन लेडी ने, रोज़ा पार्क लेडी ने मना नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया मूवमेंट, तब तक किसी ने भी उनको इक्वल जो है वो नहीं माना। तो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड स्कूल एंड फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड पुअर क्वालिटी टीचर्स एज़ कम्पेयर टू वाइट पर्सन। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं था, अब सारे जो हैं वो एक ही स्कूल में जाते हैं। तो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, अब उन्होंने हमें बताया कि कोई भी कंट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फुली डेमोक्रेटिक नहीं होती, कहीं ना कहीं वो चैलेंज फेस करती है। इनइक्वालिटी का चैलेंज हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का चैलेंज हो गया। तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सेल्फिश होने का टाइम नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोग ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि वो ऑनलाइन सब कुछ समझ सकें। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर आप अच्छी नॉलेज ले रहे हो तो उनको भी अच्छा मिले। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। सो बाय, टेक केयर, मास्क पहनिए, दूरी बनाई रखिए और सैनिटाइज़ करते रहिए अपने हाथों को।